चलो भैया, तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक हम 2 लेक्चर देख चुके थे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में हमने बात करी थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल और उसके बाद में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। बेसिकली न्यूक्लियस का आइडिया किसने दिया था? न्यूक्लियस का आइडिया रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी क्या कर चुके थे बेटा, बात कर चुके थे। मैंने बताया था रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्या थी? उन्होंने बताया था कि जब भी कोई चार्ज बॉडी रोटेट करती है तो वो लगातार अपनी कंटिन्यूअस एनर्जी क्या करती है? लूज करती रहती है। जिससे अगर ऐसा होता है तो एटम क्या नहीं होगा? स्टेबल नहीं होगा। लेकिन एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये रदरफोर्ड के क्या थे? हमारे एक्सेप्शन निकल कर आए थे। ठीक है, आज हम उसी सीरीज में आगे की तरफ बात करेंगे। बेसिकली बोहर मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन बोहर मॉडल से पहले हमें कुछ बेसिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या टॉपिक है भाई? बोल भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब? देखो, बिल्कुल सिंपल सा फंडा समझाओ तुम्हें। क्या है? एक साइंटिस्ट आया मैक्सवेल। कौन आया भैया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि एग्जांपल समझिएगा, मान लो कोई ये चार्ज बॉडी है, कोई भी चार्ज बॉडी है, प्लस है माइनस है। ठीक है, अगर ये क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट करने का मतलब समझते हैं? स्पीड अप होगी और मूव करेगी, अपना मूवमेंट शो करी, और इसके मूवमेंट में क्या हो भैया? एक्सेलरेशन हो। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चार्ज बॉडी क्या कर रही है भैया? एक्सेलरेट हो रही है। तो वो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होगा, ध्यान सुनिएगा, क्या बोला? जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होगा उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या करती हुई चलेगी? जनरेट करती हुई चलेगी। ये बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर। समझ में आ रही बात? तो बेसिक फंडा क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, और ये वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिएगा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव का जिक्र आया ना, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। इसको समझाने का काम किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, क्लियर है? तो मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट जो है वो वेव की तरह से ट्रेवल करती है। बेसिकली आप ये समझिएगा, तो कहा गया जब भी कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड करा जाएगा, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या है भैया? प्रोवाइड करा जाता है, तो वहां पर क्या मतलब? मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो वहां पर क्या प्रोवाइड कराएगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड कराएगा, और उन वे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल्सो जिस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट हो रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, उसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी यहाँ पर वो होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी क्या कर सकते हैं? ट्रेवल कर सकते हैं लाइट की स्पीड से, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आपको क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है भाई, मान लो यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा? ये रहा। हो रहा नहीं हो रहा? तो चार्ज पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में प्रोपगेट करा, तो ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। और ये क्या हो गया इसका भैया? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी क्या है? इसका परपेंडिकुलर है। तो तीनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऐसे हो गया नहीं हो गया? ऐसे हो गया नहीं हो गया? सर ये क्या है? ये मान लो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो ये मैक्सवेल ने अपनी कहानी समझाई दी। अब प्रोपगेट किस फॉर्म में हो रही है? वेव की फॉर्म में। वेव कुछ ऊपर जा रही, कभी नीचे आ रही, कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे, इस तरीके से आ रही। तो अब हम किसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे? अब हम वेव की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अभी वेव के अंदर कुछ चीजें आपको समझनी है कि कौन सी चीज यहाँ पर क्या होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहां से शुरू हो रही कहानी, नहीं हो रही? ठीक है, ये इस तरह से मैक्सिमम पॉइंट पर गया, फिर डाउनवर्ड आया, और मैक्सिमम यहां पर नेगेटिव गया, और ये आ गया। यानी कि यहां से यहां पर क्या कहा जाए? एक कंप्लीट वेव कहा जाता है। समझ में आ रही बात? यहां से यहां तक क्या है? एक कंप्लीट वेव। ठीक है, क्लियर है? जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, तो क्या है? एक कंप्लीट वेव है। सर क्या अगर मैं यहां से यहां ना मान लूं, मैं यहां से मान लूं? देखो, अगर मुझे यहां से शुरू करनी है, तो मैंने क्या बोला? जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे। तो यहां से ये आया, आया नहीं, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये आया, आया, और यहां से जाकर के ये यहां तक की क्या हो जाएगी? फिर ये एक कंप्लीट वेव हो जाएगी। तो वेव का आपको कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, और फर्क इतना है कि अगर यहां से शुरू हो रही तो ये क्या है? अपनी मैक्सिमम वैल्यू से है। यहां से शुरू हो रही तो अपनी क्या होगी? मिनिमम वैल्यू से होगी। तो यहां से यहां तक ये क्या है? आपकी एक कंप्लीट वेव है। इस कंप्लीट वेव के अंदर एक तो बिल्कुल पहाड़ की तरह छोटी है, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे, और एक गड्ढा है खाई की तरह, जिसे हम क्या बोलेंगे? ट्रफ बोलेंगे। तो एक वेव के अंदर एक पूरा क्रस्ट होगा और एक पूरा क्या होता है? ट्रफ होता है। याद रखना है। समझ में आ रही बात? एक वेव के अंदर क्या होगा? एक पूरा क्रस्ट होगा और एक पूरा क्या होता है? ट्रफ होता है। क्रस्ट मतलब जो मैक्सिमम हाइट है, ट्रफ मतलब जो उसकी मिनिमम हाइट है। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां से यहां तक ये क्या कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी वेव की लेंथ। क्या कहलाई जाएगी? ये वेव की
एक वेव की लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में आ रही बात, कितना ऊपर जा सकती है ये एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाएगा। और ये पोजीशन क्या है, इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और रेस्टिंग पोजीशन तो दिखाएगा, लेकिन ये बेसिकली किसको डिनोट करेगा, एक्स एक्सिस आपके टाइम को, और वाई एक्सिस इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या करेगा भाई, शो करने का काम करेगा। तो क्या तुम्हें पता लग गया कि वेवलेंथ क्या है भाई, एक क्रस्ट और एक ट्रफ, पूरी वेव की लेंथ जो होगी वेवलेंथ कही जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, क्रस्ट मतलब ऊंचाई, ट्रफ मतलब नीचाई, समझ में आ रही बात। और दोनों को मिलाकर के क्या होता है, एक कंप्लीट वेव होता है। सर वेव की प्रॉपर्टीज में 4 चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वेवलेंथ क्या है, क्या तुम्हें वेवलेंथ समझ में आ गया कि एक वेव की जो टोटल लेंथ है वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में, क्योंकि टाइम पीरियड पे ग्राफ प्लॉट हो रहा ना, एक सेकंड में कितनी वेव बन रही, वो क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। वेव नंबर और वेलोसिटी के बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ का मतलब क्या है, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ। समझ में आ रही बात, सर लीनियर डिस्टेंस की बात हो रही है। देखो एक कंसेक्यूटिव, एक क्रस्ट ये रहा, एक ये रहा, है नहीं, इन दोनों क्रस्ट के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है उसी को हमने क्या नाम दिया, उसी को हमने वेवलेंथ का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है, तो ये डेफिनेशन अपनी क्या रखनी, ध्यान रखनी। और किसमें डिनोट किया जाता है, बेसिकली ये एंगस्ट्रॉम में डिनोट किया जाता है। और वन एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। 1 नैनोमीटर कितना होगा, 10 की पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होगा, 10 की पावर -6 मीटर। समझ में आ रही बात। 1 पाइकोमीटर कितना होगा, 10 की पावर -12 मीटर। ये चारों डाटा आपको यहाँ पर काम आएंगे, याद रखना है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है, 10 की पावर 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है। अगेन देखिएगा सर, एक क्रस्ट ये रहा, एक क्रस्ट ये रहा, इन दोनों के बीच की क्या बोलेंगे, वेव। चलो एक क्रस्ट ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है उसे हमने, देखो एक क्रस्ट ये रहा, एक ये रहा, इन दोनों क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। भाई ये यहाँ से शुरू हो रही पहली क्रस्ट, और ये दूसरी क्रस्ट कहां से शुरू हो रही है, यहाँ। इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है उसे हमने क्या बोला, वेवलेंथ। या फिर सर हम तो क्रस्ट नहीं लेते, हम क्या लेंगे, हम तो ट्रफ लेंगे। तो एक ट्रफ यहां से शुरू हो रहा नहीं हो रहा, और एक दूसरा ट्रफ यहां से शुरू हो रहा, तो इन दोनों के बीच की जो लीनियर डिस्टेंस है ये भी क्या कहलाएगी, ये भी आपकी एक वेवलेंथ कहलाएगी। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है, ठीक है। चलिए उसके बाद में फ्रीक्वेंसी हुई है कि एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही, किसमें डिनोट करेंगे इसे, हर्ट्ज के अंदर। आ रही बात समझ में, किसमें डिनोट करेंगे, हर्ट्ज के अंदर। और इसकी यूनिट होती है, इसका होता है, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। इससे डिनोट करेंगे न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/t बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। और आपके वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये भी आपने क्या रखना है भाई, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, अब बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। हमारे टाइम का ग्राफ है कि नहीं है, ये हमारे टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है, नहीं है। अब मान लो, ध्यान सुनेगा, मैंने यहां से इनिशियल किया और यहां से यहां तक मैंने क्या मान लिया, 1 सेकंड हुई। क्या माना भाई मैंने, कि यहां से यहां तक कितनी सेकंड हुई, 1 सेकंड हुई। तो वही 1 सेकंड इसके लिए मेजर होगा, वही 1 सेकंड क्या होगा, इसके लिए मेजर होगा, हाँ या ना। अब इस 1 सेकंड में इसने कितनी वेव प्रोड्यूस करी, ध्यान सुनिएगा। ये एक क्या है, यहां से, ये यहां से चली नहीं चली, तो ये यहां पर आकर क्या बनेगा, यहां पर आकर एक कंप्लीट वेव बनेगी, हाँ या ना है। दूसरी कंप्लीट वेव कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। तो 2 लगभग 2.25 के करीब क्या बन रही, यहाँ पर वेव बन रही। चले अब यहां से लेके चल, अगेन यही कहानी यहां से शुरू हुआ। तो एक ये यहां और ये यहां, कितनी वेव बनी, 1। फिर यहां से यहां तक कितनी बनी, 2। यहां से यहां तक कितनी बनी, 3, और आधी है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी बनी, 2.25, यहाँ पर कितनी बनी, 3.5। तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। 1 सेकंड में ज्यादा वेव दे रही, वो क्या दे रही, वो कम वेव दे रही, तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में वेलोसिटी होती है कि भैया कितने, एक वेलोसिटी का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। और लाइट के लिए वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। वेव नंबर का मतलब क्या है कि पर यूनिट लेंथ में तुम्हारी कितनी वेव बन रही, 1 मीटर की डिस्टेंस में तुम्हारी कितनी वेव बनी। आ रही बात समझ में, वो क्या कहलाया जाएगा आपका, वो आपका बेसिकली वेव नंबर यहाँ पर कहलाया जाता है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अब यहां से हम कुछ फॉर्मूला के नोटेशन यहाँ पर क्या कर, अच्छा फॉर्मूला है यहाँ पर। चलिए वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर का फॉर्मूला देखो, ध्यान सुनिएगा। लैम्डा क्या होगा आपका, वेवलेंथ। न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा आपका, वेव नंबर। और सी क्या होगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, है भाई, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां से कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे। देखो सबसे पहले लैम्डा, अभी हम देखेंगे क्या है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, याद रखिएगा।
ये न्यू बार, ये न्यू है, ये क्या है न्यू बार। न्यू बार का फॉर्मूला क्या है 1/लैम्डा। आ रही बात समझ में, यानी लैम्डा का रेसिप्रोकल क्या है, लैम्डा का रेसिप्रोकल क्या है वेव नंबर, टाइम का रेसिप्रोकल क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये आपका सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ किसी भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वैक्यूम के अंदर, उसकी डिस्टेंस क्या आएगी भैया हमारी, ये निकल कर आएगी। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है दिक्कत है चलेगा। तो सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, ध्यान सुनिएगा स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि इतनी डिस्टेंस को इतने टाइम में क्या किया गया कवर किया गया। क्या बोला मैंने कि इतनी डिस्टेंस को इतने टाइम में क्या किया जा रहा है कवर किया जा रहा है। तो अगर मैं यूनिट बताऊं तो मीटर में कौन सी यूनिट है हमारी बेसिकली लैम्डा, टाइम में कौन सी हमारी ये वाली यूनिट अरे होगी कि नहीं होगी। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूं कि सी की वैल्यू यहाँ पर λ/t आएगी, निकल के नहीं आएगी, फॉर्मूले से निकाल पा रहा हूं मैं कि ये क्या है, ये तो आपका वेवलेंथ हो गया ना, ये क्या हो गया टाइम हो गया। अरे सर हम जानते हैं कि λ × 1/t, ये 1/t क्या होगा सर 1/t तो आपका न्यू होता है, तो c = क्या हो गया λ × न्यू हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ, तो लैम्डा = क्या हो गया c/न्यू हो गया, या न्यू = क्या हो गया c/λ। इस तरह से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद कर लो, आपका सारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, ये रिलेशन है बिटवीन किसका स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, वेवलेंथ के अंदर और फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठीक है। देखो वेव नंबर दे रखा तो सीधा सीधा 1/λ, टाइम दे रखा फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सीधा सीधा 1/t, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा सीधा सीधा क्या दे रखा λ × न्यू दे रखा, या फिर आपसे स्पीड ऑफ लाइट दे रखा, फ्रीक्वेंसी दे रखी, लैम्डा पूछा गया तो c/न्यू, या फिर न्यू पूछा जाए तो क्या हो गया आपका c/λ हो गया। ये बार नहीं है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। ये सारे के सारे फॉर्मूले बेटा हमने यहाँ पर क्या कर लिए, सारे के सारे फॉर्मूले हमने यहाँ पर देख लिए। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो इनके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं, लगे हाथ कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो मेरे पास में कुछ सवाल है, चलिएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर। क्वेश्चन क्या है भैया ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेव नंबर। वेव नंबर किसे बोलते हैं भैया, सर वेव नंबर बोलेंगे हम न्यू बार को। समझ में आ रही बात, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1/λ के बराबर, याद रखिएगा। ऑफ अ रेडिएशन, ऑफ ए रेडिएशन, कोई भी क्या है एक रेडिएशन है, इफ यदि इट्स फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इज 5 × 10⁻16 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भैया, फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू हो गया, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू आपको गिवन है 1/λ, यहाँ पर आपको क्या है भैया पूछा गया है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भैया, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये भी एक डेरिवेशन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि c = λ × न्यू पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर यहाँ से ध्यान सुनिएगा, निकालना क्या है, निकालना यहाँ पर 1/λ है, ध्यान से सुनिएगा। तो 1/λ निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिएगा लैम्डा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो λ = यहाँ पर c/न्यू होगा कि नहीं होगा, लेकिन निकालना मुझे क्या है 1/λ। तो क्या मैं यहाँ पर 1/λ अगर निकालूंगा तो न्यू/c होगा कि नहीं होगा। तो न्यू की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 5 × 10⁻16, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऊपर जाएगा क्या जाएगा 10⁸ बचेगा, और 5 कटेगा तो 3.3 बचे तो 1.66 × 10⁸। ये क्या हो गया इसकी मीटर आ गई। सर लैम्डा यूनिट मीटर में आपको कैसे पता लगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमने किस में ली मीटर पर सेकंड में, और टाइम हमने क्या लिया बेसिकली यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट सॉरी हमने यहाँ पर क्या ली मीटर पर सेकंड में ली ना, ठीक है। तो और ये क्या हो गया आपका लैम्डा, ये हर्ट्ज क्या हो गया, हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड हो गया बेसिकली। अरे हो गया नहीं हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू किसके अंदर आ गई हमारी, निकल के मीटर के अंदर आ गई। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, अरे क्लियर है। चलिए अगला सवाल करें, देखो इस ऐसे निकालते हैं। अगला सवाल है कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। इस बार क्या निकालना, इस बार निकालनी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी किसी वेव की। अगर वेव नंबर, अगर न्यू बार = इसकी वैल्यू कितनी है 400 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब ध्यान दीजिएगा भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट का ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है फ्रीक्वेंसी निकालनी। अगर क्या है आपके पास में न्यू बार, अच्छा न्यू बार का फॉर्मूला क्या है खुद 1/λ, हाँ है ना। अरे हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा न्यू = क्या होता है c/λ हो गया। 1/λ का मतलब क्या है c × न्यू बार हो गया। तो c की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर में है तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अबे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। या फिर इसे किस में कर लो सेंटीमीटर में कर लो। आंसर देख लो, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 मतलब 100 से डिवाइड कर देंगे, और इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो 10⁸ आ गया, मैं 10⁸ क्या कर देता हूँ 10 इसे मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में कर लिया, और इनटू में क्या आ गया हमारा 400 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, 4 × 12
हो गया 12 इंटू 10 की पावर 10 और 2 10 की पावर क्या हो गया आपका 12 फ्रीक्वेंसी निकालनी ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये वैल्यू आपके हर्ट्ज के अंदर आ गई बेसिकली। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अबे कोई दिक्कत वाली बात है? तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, क्या निकालनी है आपको, न्यू निकालना। इफ लैम्डा इज इक्वल टू कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, क्या निकालना आपको, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर लैम्डा क्या है, ये है, फॉर्मूला जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाई लैम्डा। सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसे भी किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में 10 की पावर क्या है -10 है। आ रही बात समझ में? इधर सर 3 हो गया, ध्यान सुने, इधर 3 हो गया, इधर 10 की पावर -10, 0, ये 10 की पावर कितना बचा, -7, -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का 7, प्लस का 15 हो जाएगा, तो 10 की पावर क्या बचा 15, 3 1/2 यानी कि 0.5 पॉइंट से 1 0 गया, तो यानी कि क्या बचा 5 इंटू 10 की पावर 14 बचा। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 14, ये हर्ट्ज इसकी क्या आ गई भैया, फ्रीक्वेंसी की मतलब वैल्यू निकल के आ गई। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये डायरेक्ट इस तरह के आंसर है। तो अगर ऐसे सवाल आ गए कर लोगे भाई, बोलो भाई कर लोगे नहीं कर लोगे? ठीक है, क्लियर है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। सर ये तो पता लग गया ना हमें कि यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं, है नहीं है? अगर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, वर्ड ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन दे सकता है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, नहीं भैया, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी कि अरेंज किया गया है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिएगा, याद कैसे रखेगा, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ABCDEF, ABCD याद है, तो D फॉर डिक्रीजिंग, DADEF ऐसा करके याद कर सकते हो, DE और ये क्या हो गया आपका F हो गया, ABCDEF। ठीक है, जबकि यहां पर कोई नहीं है, GHIINW बहुत दूर दूर है, डिस्टेंट है, तो DEF एक साथ यहां पर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हमने अरेंज किया। तो हमारे अलग अलग रेडिएशन है, जैसे कि हमारे गामा रेज हुआ, एक्स रेज हुआ, यूवी रेज हुआ, विजिबल रीजन हुआ, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, FM, ठीक है, और AM यानी कि रेडियो वेव्स होगी, और ये क्या होगी हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स होगी। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये हमारा स्पेक्ट्रम है। इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ क्या होगी भैया, बढ़ती हुई नजर आएगी। देख लो, एक सेकेंड, डिक्रीज माइनस है भाई, ये टनंग 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 टनंग, ठीक है, वो प्लस है। आई बात समझ? तो इधर से इधर जाने पर क्या है हमारी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही, उधर से इधर आने पर क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही। तो ये अरेंजमेंट आपको याद रखना है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं कि 10 की पावर 10 पे कौन है 10 ना, अरेंजमेंट याद रखना है कि किस अरेंजमेंट में आपको क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है आपकी गामा रेज, उसके बाद में एक्स रेज, उसके बाद में यूवी रेज, उसके बाद में इंफ्रारेड। गामा रेज सबसे खतरनाक है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रही बात? आता है ना, गामा रेज में हल्क बन गया था गामा रेज से, वो इसी से तो बना था। फिर एक्स रेज, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए एक्सरे करने वालों को तुमने देखा होगा, एक्सरे जो खींचते हैं, एक्सरे फिल्म तैयार करते हैं, वो बिल्कुल एक बड़ा भारी सा बैग आगे टांगते हैं ताकि वो एक्सरेज उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, क्योंकि जितनी ज्यादा भाई वेलोसिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप ये देखो कि मान लो आप ये देखो कि ये मेरे पास में छोटी सी फॉइल है, एग्जाम्पल समझिएगा, ये छोटी सी फॉइल है, क्या मैं इससे तुम्हें मार सकता हूं क्या? क्या मैं इससे तुम्हें मार सकता हूं क्या? मर्डर कर सकता हूं इससे मैं किसी का? नहीं कर सकता। अब मैं इस फॉइल को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, स्फेरिकल शेप में डाल दिया, और इसको मैंने बुलेट के अंदर डाला और बहुत हाई, वेरी हाई वेलोसिटी दे दी, बहुत ज्यादा स्पीड दे दी, और स्पीड इतनी ज्यादा दे दी, फायर कर दिया। क्या अब इससे डेथ हो सकती है? अब हो सकती है, यानी कि स्पीड का बहुत बड़ा खेल है। सेम कहानी कहां है, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी की है भैया। सर एक्स रेज हुआ, गामा रेज हुआ, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, डैमेज कर सकती हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो पेनिट्रेशन, भेदने की क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इनकी भेदने की क्षमता होगी, याद रखना। समझ में आ रही बात? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि फ्रीक्वेंसी जिसमें जितनी ज्यादा, उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा, जिसके अंदर जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, एनर्जी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा क्या करेगी, भेदेगी। प्लांक क्वांटम थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद में, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर ये आप अच्छी तरह जानते हैं विबग्योर विजिबल स्पेक्ट्रम, इसकी रेंज याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी में भी और वेवलेंथ में भी। समझ में आ रही बात? 400 से 700 नैनोमीटर। और इस लाइट को हम बायो में क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। याद आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। ये देखिएगा,
अरे हरी बात समझ में देख, इसमें दे रखा नहीं दे रखा वेवलेंथ, ठीक इसमें दे रखी ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत है, माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये वेवलेंथ का ग्राफ है। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है भाई, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की। सबसे कम किसकी, गामा रेज की। वहीं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव की, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये रेड है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो सॉरी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके, बेसिकली कम है, वो वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। और याद करो, इकोलॉजी में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि समुद्र की गहराई में कौन सी एल्गी मिलेगी, बताओ कौन सी एल्गी मिलेगी, रेड एल्गी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि रेड एल्गी अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, और ब्लू लाइट की भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर, एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना इसकी, तो ये इधर से इधर में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, वेवलेंथ घट रही। तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जनरल नॉलेज के लिए, किसका कहाँ यूज करते हैं। गामा रेज को कैंसर सेल वगैरह में यूज किया जाता है, एक्स रेज को बॉडी के अंदर का देखने में यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन एब्जॉर्ब करती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर इसको यूज किया जाता है, विजिबल लाइट की वजह से आपको चीजें दिखाई पड़ती हैं, और आपके जो इंफ्रारेड होती है, हीट ट्रांसफर होती है एक तरीके से इंफ्रारेड की बदौलत, ठीक है। उसके अलावा जो आपका माइक्रोवेव होती है, आप कुकिंग रडार वगैरह में इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपका रेडियो वेव को तो आप जानते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन वगैरह, लाइव जाना, सब चीजें किसकी बदौलत है, सब चीजें यहाँ पर आपके इन्हीं की बदौलत होता है। अब वेव नेचर का ड्रॉबैक क्या है, वेव नेचर का ड्रॉबैक ये था सर, दो प्रॉपर्टी ऐसी आई थी, एक थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों को ही क्या नहीं कर पाई थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। समझ में आ रही बात, वेव नेचर क्या नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसको आपको क्या रखना है भैया, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो अगली थ्योरी हमारी आती है बेटा पार्टिकल नेचर, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी ऐसी थी, कौन सी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक क्या थी आपके प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। एक क्या थी आपके वेव बॉडी रेडिएशन और सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों ही थ्योरी एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, किसके थ्रू भैया, वेव नेचर के थ्रू। तब पिक्चर में एक और नेचर आई, जिसका नाम क्या था भाई, जिसका नाम था पार्टिकल नेचर। क्या नाम था भैया, पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में किसका हाथ था, मैक्सवेल का, बताया ना अभी। वेव नेचर में किसका हाथ था भैया, मैक्सवेल का। और पार्टिकल नेचर में किसका हाथ था, प्लांक का था, ध्यान रखिएगा। तो पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, प्लांक। इतना फर्क समझिएगा, उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी है, उस बॉडी से रेडिएशन निकलेगा, ठीक है। तो रेडिएशन ये कंटिन्यूअस है, ये किसने बोला, ये तो बोला मैक्सवेल ने। समझ में आ रही बात। और यही रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, छोटे 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 पैकेट के फॉर्म में है। क्या है भैया, छोटे 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 पैकेट की फॉर्म में है। यानी ये रेडिएशन कैसा है, यही सेम रेडिएशन, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या है भैया, ये डिसकंटिन्यूअस। और ये किसने बोला, ये बोला प्लांक ने बोला। बस इतना ही डिफरेंस है। यानी कि मैक्सवेल ने वेव नेचर के ऊपर जोर दिया और प्लैंक ने किसके ऊपर दिया भैया, आपके पार्टिकल नेचर के ऊपर क्या किया भैया, जोर किया। समझ में आ रही बात। और ये कहा गया कि ये जो छोटे 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 पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल को हम बोलते हैं एनर्जी के पैकेट्स। क्या बोलते हैं भैया, एनर्जी के पैकेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पैकेट्स बोलेंगे। और इन पैकेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वांटम। क्या वर्ड यूज करेंगे, क्वांटम। और अगर ये पैकेट सनलाइट के हैं तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं भैया, फोटोन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद रखना है। समझ में आ रही बात। तो समझिएगा कि आपके प्लांक ने बेसिकली क्या बोला, प्लांक ने बोला कि किसी भी बॉडी से जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, उस पैकेट को हम क्वांटम बोलेंगे। और अगर वही क्वांटम लाइट के हैं तो उस क्वांटम का हम क्या नाम रख देंगे भाई, फोटोन नाम रख देंगे। याद रखिएगा, जब तुम लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे तो ये नोट्स के साथ में ही मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको, अरे क्लियर है। चलिए, तो अगली थ्योरी कौन सी है, अगली थ्योरी प्लांक क्वांटम थ्योरी है। वही तो थी, मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो यहां पर एक डेरिवेशन दिया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू का। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा बॉस, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट हमने यहां पर लगा दिया। कांस्टेंट का नाम क्या था, प्लांक कांस्टेंट। क्या नाम था भैया, प्लांक कांस्टेंट। तो ये क्या था आपका, E इक्वल टू hc। ये किसके लिए था, ये एक फोटोन के लिए था। अगर फोटोन एक से ज्यादा हो गए, मतलब 2 हो गए तो 2hc, 3 हो गए तो 3hc, n फोटोन हो गए तो nhc। तो n फोटोन के लिए फॉर्मूला क्या बना हमारा, NHC बना। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कटेगा, समझ में आ रही बात। ये 36 18
18, 36, 18, 19.8 बैठेगा, यानी कि लगभग कितना बैठेगा, 20 के अप्रोक्स जाकर बैठेगी वैल्यू। किसके अप्रोक्स जाकर के बैठेगी भैया, 20 के अप्रोक्स जाकर के वैल्यू यहाँ पर बैठती है, ध्यान रखिएगा। और ये 10 की पावर 8 पॉजिटिव का, और ये क्या है -34, कितना हो गया, 18 से 14 26 आ गया, तो ये 22 इंटू, तो इसकी वैल्यू h ये कांस्टेंट है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 25, क्या है भैया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 जूल मीटर। किसकी वैल्यू है ये, HC की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, वैल्यू आपको क्या रखनी है भैया, याद रखनी है। समझ में आ रही बात भाई, इतना डाटा तो आप याद रख लोगे, नहीं रख लोगे, तो E इक्वल टू क्या है, NHC बाई HC, NHC हो गया, अरे हो गया नहीं हो गया, ध्यान है नहीं है, E इक्वल टू क्या है, NHC, सॉरी गड़बड़, H न्यू है भाई, C नहीं है, ये क्या है, H न्यू, E इक्वल टू क्या है, NH न्यू, कोई दिक्कत वाली बात है। और न्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, C बाई लैम्डा, तो अब लिख सकते हैं आप E इक्वल टू क्या है, HC बाई लैम्डा, या E इक्वल टू क्या है, NHC बाई लैम्डा, और HC की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 जूल मीटर, ये वैल्यू आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी कर लेते हैं भैया, क्वेश्चन लेकर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, देखो, इफ कैलकुलेट लैम्डा, क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, अगर एनर्जी कितनी गिवन है भैया, एनर्जी गिवन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी गिवन है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। कुछ कन्वर्जन याद रखने हैं, अगर आपका कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका मतलब होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, बस ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्या रखना भैया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये वैल्यू आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। देखो एनर्जी में और लैम्डा में एक ही फॉर्मूला है हमारा, E इक्वल टू NHC बाई लैम्डा, हाँ या ना। अच्छा n की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, जाहिर सी बात है। तो 1 इंटू HC की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 जूल मीटर था, तो लैम्डा को हमें मतलब जूल मीटर था नहीं था, ठीक है। अच्छा लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो E की वैल्यू यहाँ नीचे चली जाएगी, E की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसे जूल के अंदर क्या कर लोगे भाई, कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई भाई, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई। आसान है, अरे बोलो आसान है, और फिजिक्स के अंदर भी यही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है ऑफ वेवलेंथ। अगर लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम गिवन है, और एनर्जी कितनी गिवन है, 1 जूल गिवन है, तो नंबर ऑफ फोटोन निकालने। सर एक ही तो फॉर्मूला है, E इक्वल टू क्या है, NHC बाई लैम्डा, हाँ है ना, ठीक है। क्या गिवन है तुम्हें, क्या निकालना तुम्हें, n निकालना, तो n निकालने के लिए क्या होगा तुम्हारा, E इंटू लैम्डा अपॉन HC, E की वैल्यू कितनी है 1 जूल, लैम्डा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉन इंटू 10 की पावर माइनस 10, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि नीचे मीटर का डाटा है, इंटू में क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 25, ऊपर जाएगा 10 की पावर प्लस का 25, 10 की पावर कितना हो गया प्लस का 15 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये 2 जीरो उधर लगा दो, 15 की जगह कितना हो गया 17, और 25 काट दो तो 25 इंटू 10 की पावर 17 फोटोन यहाँ पर क्या होंगे भाई, अवेलेबल होंगे। ये आपको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रही बात, यानी इतने फोटोन यहाँ पर मौजूद है, अगर इतने वेवलेंथ की राइट डाली जाए जिसकी एनर्जी क्या होगी 1 जूल की होगी, याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात है क्या। ठीक है, तो ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा किसको लेकर के, ये था हमारा इस चीज को लेकर के, कोई टेंशन है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, ठीक है। 2 टॉपिक हमारे रह गए, एक रह गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक रह गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कितनी देर की वीडियो हो गई भाई, देख के बताओ जरा, 28 मिनट की हो गई, तो रोक दो फिलहाल इसे, काफी हो गया, ठीक है। हाँ तो भैया ये ध्यान रखिएगा, अगली क्लास में मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बोहर का मॉडल में अंदर अगली क्लास में ऑफिशियल क्या कर जाएंगे, एंट्री कर जाएंगे, बोहर के मॉडल के पोस्टुलेट पढ़ेंगे, रेडियस वगैरह देखेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। रेडियस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी और एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, तो ध्यान रखिएगा। तो एक क्लास में ये होगा हमारा, उससे अगली क्लास में हम बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बेसिकली। हाँ तो तीन क्लास में, हार्डली 3-4 क्लास में क्या कर लेंगे हम, कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।